तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कई बार ये जिक्र होता है या कहा जाता है कि जो फिल्में हैं हम सभी देखते हैं, फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं। मतलब इसका मतलब जो होता है वो ये होता है कि जो कुछ हमारे इर्द गिर्द होता है, हमारे समाज में, हमारे आसपास, कई बार वही चीज़ें हम पर्दे पर देखते हैं। ये तो एक पहलू है। दूसरा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कई बार जो फिल्मी पर्दे पर देखते हैं हम उसको अपनी ज़िंदगी या अपने समाज या अपने इर्द गिर्द अपनाते हैं और कई बार उसकी कॉपी करते हैं। क्राइम और क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि जो क्राइम की खबरें होती हैं, क्राइम के शोज़ होते हैं, इनको देख के बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ आते हैं। कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि क्राइम की खबरें, क्राइम की शोज़ से कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कई हादसे से बच जाते हैं, क्योंकि वो अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि किस किस तरीके से क्राइम हो सकता है, कैसे क्रिमिनल क्या कुछ कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये दोनों पहलू हैं सिक्के के। अच्छाई भी है तो बुराई भी है, और बुराई है तो अच्छाई भी है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज की कहानी है वो इसी बहस के इर्द गिर्द है। एक फिल्म को देखकर एक पूरे क्राइम का प्लॉट तैयार किया जाता है असली ज़िंदगी में, और उस फिल्म को कई बार देखा जाता है ताकि कोई भी गलती न रह जाए, कोई सबूत न छूट जाए, और फिर जो कुछ सोचा है वैसी असली ज़िंदगी में अमल कर दिया जाए। प्लानिंग अपनी तरफ से पूरी अच्छी करने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कोई सुराग, कोई सबूत जो मुजरिम है वो छोड़ ही देता है। ये कहानी एक पति पत्नी और उस पत्नी के एक आशिक की है। कहानी की शुरुआत को अगर मैं दूसरे तरीके से शुरू करूं तो ये 27 नवंबर तेलंगाना में एक जगह है नागर कुरनूल। नागर कुरनूल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 27 नवंबर एक शख्स को एक महिला लेकर आती है। उस शख्स का चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था, चेहरा पहचान भी नहीं आ रहा था, और उसको फ़ौरन इमरजेंसी में ले जाया जाता है। डॉक्टर उसको देखते हैं, इलाज करते हैं। फिर पता चलता है कि जिस शख्स को लेकर आया गया उसका नाम है सुधाकर रेड्डी। एक प्राइवेट कंपनी में अफसर है वो, और चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ है। सुधाकर रेड्डी के साथ जो महिला पहुंची थी अस्पताल उसे लेकर, उसका नाम था स्वाति रेड्डी। स्वाति रेड्डी अस्पताल में लिखवाती है पेशेंट के बारे में कि सुधाकर रेड्डी नाम है, ये मेरे हस्बैंड हैं, और किसी ने इनके ऊपर एसिड फेंका, तेज़ाब से हमला किया, और इसलिए इनका चेहरा झुलस गया। इसके बाद इलाज शुरू होता है। धीरे धीरे सुधाकर रेड्डी की तबीयत सुधरती जाती है, लेकिन डॉक्टर फिर कहते हैं कि चूँकि चेहरा बहुत ज़्यादा झुलस चुका है एसिड से, तो अब इनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी वापस इन्हें इनका चेहरा देने के लिए। प्लास्टिक सर्जरी का खर्च भी होता है, लेकिन स्वाति रेड्डी तैयार हो गई। उसने कहा कि कोई बात नहीं, बस आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए। इसके बाद स्वाति रेड्डी अपने घर वालों को और ससुराल वालों को इसकी खबर देती है कि उनके पति के साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, कुछ लोगों ने अचानक उनके पति पे हमला किया, तेज़ाब फेंका और भाग गए, और अब वो अस्पताल में है लेकिन ख़तरे से बाहर है। ठीक है, तमाम लोग अस्पताल पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सुधाकर रेड्डी के भाई, माँ बाप ये भी आते हैं, और देखते हैं उनके बेटे का चेहरा जो है वो पट्टियों से ढका हुआ है। थोड़े दिन के बाद हालात सुधरती है। अब वो धीरे धीरे बात भी करता है, लेकिन बात जो करता है वो थोड़ा सा लड़खड़ा कर, क्योंकि मुंह के इर्द गिर्द भी तेज़ाब ने अपना असर डाला था, तो बोली और आवाज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन वो फिर भी बात कर रहा था और सामने वाले सुन रहे थे। इसके बाद वक्त और बीतता है। अब इसकी हालत सुधरती जाती है। अब डॉक्टर कहते हैं कि इसके बाद पट्टी हटाएंगे, फिर हम प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। कुछ वक्त के बाद अस्पताल में अब ये हो गया कि अभी तक खाना वाना ठीक से खाया नहीं जा रहा था, मुंह चूँकि खुल नहीं रहा था। तो फिर ये हुआ कि अब मुंह भी काम करने लगा, आप खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं। पहले लिक्विड डाइट था, तो अब धीरे धीरे वो अपना खाना पीना भी उसने शुरू कर दिया अस्पताल में, लेकिन पट्टी अभी भी चेहरे पे सलामत है। अब इसी दौरान घरवाले भी खाना बना बना कर लेकर आने लगते हैं। सुधाकर रेड्डी को बचपन से मटन सूप बहुत पसंद था, ख़ासतौर पर अपनी माँ के हाथ का। जब भी घर में कोई ख़ास ओकेज़न होता है, कोई खुशी का मौका होता है,
और माँ बाप भी सुधाकर को बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि जब उसकी शादी हो गई तब भी सुधाकर के लिए उसकी माँ जब भी पहुँचती मटन सूप ज़रूर पिलाती, और वो अपनी माँ के हाथ का मटन सूप बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो अब अस्पताल में जब हालत सुधरने लगी तो एक रोज़ माँ को खुशी हुई। उसने कहा चलो उनका बेटा अब ख़तरे से बाहर है, वापस ज़िंदगी मिली है, तो बेटे को खुश करने के लिए उसका जो फेवरेट मटन सूप है वो लेकर चलते हैं। वो अस्पताल पहुँच जाती हैं, बेटे को मटन सूप देती हैं। बेटा मना कर देता है, उन्हें लगता है कि शायद अभी मूड ठीक नहीं है, बीमार है, बट वो काफ़ी फोर्स करती हैं। फिर भाई कहता है छोटा कि भैया आपको तो बड़ा पसंद है, बट तमाम जिद और गुजारिश के बावजूद सुधाकर रेड्डी मटन सूप पीने को तैयार ही नहीं होता है। ये बात माँ को तो इतनी बुरी नहीं लगती, उन्हें लगता है कि चलो ठीक हो जाएगा, उसके बाद पी लेगा। लेकिन छोटे भाई को कुछ डाउट होता है। उसे कहता है जो शख्स हर हाल में मटन सूप के पीछे पागल होता था अपनी माँ के हाथ का, आज इतना कहने के बावजूद, और वो खाना खा रहा है, जूस पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, मटन सूप क्यों नहीं पी रहा। उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं, वहाँ से निकल लेता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और भी ठीक होने लगता है। चूँकि तेज़ाब से चेहरा जो है वो 30% से ज़्यादा जल चुका था, झुलस चुका था, तो चेहरा पहचान भी नहीं आ रहा था, और प्लास्टिक सर्जरी होनी थी। लेकिन उसके बाद अब वो उठ के चलने फिरने भी लगा। फैमिली वाले अस्पताल पहुंच रहे हैं तो देखते हैं कि उसकी चाल में कुछ फ़र्क है। फिर उसकी बातचीत, एक हर इंसान की अपनी, हर एक की ज़िंदगी में, बल्कि एक इंसान का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी, वो सब डिफरेंट होती है। मेरी अलग होगी, आप लोगों की अलग होगी। तो उसे लगा कि ये मेरे भाई का जो स्वभाव था, जैसे बातें करता था, जैसे बैठता था, जैसे उठता था, जैसे चलता था, जैसे हंसता था, जैसे मुस्कुराता था, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। अब पता नहीं छोटे भाई को कुछ अजीब सा ही लगने लगा कि पता नहीं ये मेरा भाई है भी कि नहीं है। अजीब बातें करता है, जैसे वो पहले बहुत बातें करता था, अब ये कम बातें करता है। वो बहुत हंसता था, ये हंसता ही नहीं है। तो उसे कुल मिलाकर डाउट होने लगा। जब डाउट हुआ तो फिर सुधाकर के छोटे भाई ने एक दिन बिना घर वालों को बताए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और जाकर कहता है कि ऐसे ऐसे एक मेरे भाई के ऊपर किसी ने हमला किया था। अच्छा, उसे ये भी था कि एसिड से अटैक किया और भाभी ने रिपोर्ट नहीं लिखाई। तो वो पुलिस को जाकर कहता है कि ऐसे ऐसे मेरे भाई पे हमला हुआ। पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोगों ने रिपोर्ट लिखाई, बताता नहीं। तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि जब एक हमला हुआ और आपने रिपोर्ट नहीं लिखाई, तो कहता मालूम नहीं मुझे भाभी ने क्यों नहीं लिखाई। बट वो फिर अपने सारे मन की बात बताता है कि मुझे डाउट है, वो मेरा भाई जो है उसका बिहेवियर अलग है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मेरा अपना भाई है नहीं, कोई और है। तो पुलिस भी ये सुनती है तो फिर बड़ा चौंकती है। फिर लगता है कि शायद दिमाग का वहम है। लेकिन अब एक शख्स कंप्लेंट लेकर आया तो उस वक्त एक पुलिस इंस्पेक्टर उस इलाके में, जिसके लिए लगा कि ये ऐसे डिफरेंट केसेस जो है वो बड़ा रोमांच पैदा करते हैं, तो उसे बड़ी दिलचस्पी हुई। उसने कहा कि इस केस को मैं हैंडल करूँगा। सीनियर अफसरों ने उसे लगा दिया। भाई की शिकायत अब गुपचुप तरीके से जांच शुरू की। जांच शुरू करने के दौरान अब ये सबसे पहली चीज़ पता करनी थी कि ये असली भाई है कि नहीं है या कोई बहरूपिया है। तब कैसे हो? तो आजकल के ज़माने में, मॉडर्न टाइम में बड़ा आसान है, फिंगरप्रिंट्स। तो उस पुलिस वाले ने, समझदार था, सुलझा हुआ था, उसने कहा कि सबसे आसान तरीका है ये पता करने का। बाकी चीज़ें अगर मान लीजिए वो बहरूपिया है तो आप जो भी सवाल जवाब करोगे, माँ बाप का नाम, कहाँ पैदा हुए, क्या हुआ, तो अगर जब इतनी उस तरीके से ये साजिश गहरी होगी तो सब चीज़ रटा होगा। तो इसलिए, बल्कि उसने चाल ढाल भी कॉपी करने की कोशिश की होगी, तो इसलिए सच्चाई पता करने के लिए फिंगरप्रिंट ज़रूरी है। इसके बाद अब फिंगरप्रिंट्स लेना ज़रूरी था। अब फिंगरप्रिंट्स कैसे ली जाए, क्योंकि अगर फिंगरप्रिंट डायरेक्ट लेते हैं तो पता चल जाता है। लेकिन खैर, किसी तरह से पुलिस ने गुपचुप तरीके से सुधाकर रेड्डी की फिंगरप्रिंट्स ले ली। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद अब आधार कार्ड और बाकी ऐसे बहुत सारे जो दस्तावेज़ बनते हैं जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, उस बैंक से, उस जगह से डेटा निकाला गया सुधाकर रेड्डी के फिंगरप्रिंट्स का, और हॉस्पिटल में लेटे इस शख्स के फिंगरप्रिंट्स को ले जाकर उससे मैच किया गया। जैसे दोनों फिंगरप्रिंट्स को मैच किया गया, पुलिस वाले की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स दोनों अलग अलग थे। शख्स एक, नाम एक, पहचान एक, फिंगरप्रिंट्स अलग। यानी ये बता रहे थे कि जो अस्पताल में लेटा हुआ शख्स है वो सुधाकर रेड्डी नहीं है। तो अब सवाल दो थे, अगर वो नहीं है तो सुधाकर रेड्डी कहाँ है? दूसरा सवाल ये कि अगर ये दूसरा है तो फिर सुधाकर रेड्डी की बीवी
स्वाति रेड्डी क्यों उसे अपना पति मानकर जिद पर अड़ी हुई कि यही है और उसने कोई शक नहीं जताया, किसी से शेयर नहीं किया। तीसरा, अगर उसके पति पे हमला किया किसी ने तो उसने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। तो ये सारी चीज़ें अब पुलिस के लिए शक पैदा कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने कहा कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। अब सुधाकर रेड्डी चूँकि अस्पताल में है, चेहरा झुलसा हुआ है, जख्म भी भरे हैं, उससे सख्ती से बुलाकर पूछताछ नहीं कर सकते और बिना सबूत के सिर्फ फिंगरप्रिंट्स को लेकर बाकी चीज़ें कैसे हों। तो पुलिस ने कहा कि एक आम तरीका इस्तेमाल करते हैं, स्वाति रेड्डी को बहुत प्यार से पूछताछ करते हैं और ये नहीं बताते हैं कि वो किस चीज़ की जांच कर रही है, कि एक शख्स असली है नकली है। उन्होंने स्वाति रेड्डी को बुलाया, उन्होंने कहा कि हमें पता चला कि ऐसे ऐसे हमला हुआ, एसिड फेंका किसी ने, तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। तो स्वाति अब इधर उधर की बातें करने लगी। फिर उसने कहा अच्छा जब ये हमला हुआ आपने अपने परिवार ससुराल वालों को क्या बताया। तो यहाँ पे स्वाति ने एक ऐसी लाइन बताई कि जो उसके थोड़े से झूठ को खोल गई। स्वाति ने बताया कि जब ये हमला हुआ मैं भागकर अस्पताल पहुंची और फिर अपने ससुराल वालों को बताया अगले दिन। अब सुधाकर की मां ने बयान दिया कि जिस दिन ये हादसा हुआ, जिस दिन ये हमले की बात कर रही है, उसी दिन उसने स्वाति से बात की, अपने बेटे से भी बात की और उसने कहा कि हम लोग ठीक है, कहीं बाहर घूमने आए, अभी थोड़ी देर में घर लौटेंगे, फिर बात करते हैं। तो ये दो तरह के बयान कैसे। अब पुलिस को कुछ कुछ डाउट होने लगा। फिर पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि स्वाति झूठ बोल रही है और कुछ छुपा रही है। फिर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। चूँकि वो पेशेवर क्रिमिनल तो थी नहीं, एक आम महिला थी, थोड़ी देर के बाद वो टूट गई और इसके बाद उसने पूरी कहानी सुनाई और पूरी कहानी कुछ यूँ थी। 2014 में स्वाति की शादी सुधाकर रेड्डी से हुई थी। अरेंज मैरिज थी, दोनों के परिवार वालों ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर शादी कराई। स्वाति पेशे से नर्स थी, सुधाकर एक कंपनी में मैनेजर था। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद, करीब 5-6 साल बाद, 18-19 की बात है 2000, स्वाति के कमर पीठ में अचानक दर्द होने की शिकायतें आने लगी और वो परेशान रहने लगी। तो सुधाकर ने एक डॉक्टर जो था उसको दिखाया। फिर उसने कहा कि इसको फिजियो की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। इसके बाद वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने लगी। फिजियोथेरेपिस्ट का नाम था राजेश। 2019 के आसपास की बात है ये सारी। जाते जाते अब वो लगातार फिजियोथेरेपी कराना था तो बराबर जाना था और शुरुआत के 2-3 दिन छोड़कर, चूँकि सुधाकर अपने काम में बिजी रहता, स्वाति अब अकेले जाने लगी डॉक्टर राजेश के पास। डॉक्टर राजेश फिजियोथेरेपिस्ट, उसका फिजियो करते थेरेपी। फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और फिर प्यार इतना बढ़ा कि अब इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया और यहीं से मुश्किल शुरू हुई, क्योंकि स्वाति ऑलरेडी शादीशुदा थी, सुधाकर से शादी हुई थी। अब राजेश उससे शादी करना चाहता था। रास्ता ये था कि या तो वो सुधाकर को डिवोर्स दे और फिर शादी कर ले, बट वो चाहती नहीं थी कि उसके घर वाले भी मालूम था कि नहीं मानेंगे, ससुराल वाले भी नहीं, खुद सुधाकर नहीं मानेगा और ऐसी कोई वजह नहीं थी डिवोर्स लेने की। तो फिर क्या करें। फिर उसने और राजेश ने मिलकर प्लानिंग शुरू की कि कैसे शादी हो सकती है। इत्तेफाक की बात है कि उसी वक्त टीवी पे लगातार साउथ इंडियन बहुत सारी फिल्में आती हैं अलग अलग चैनल पर। एक फिल्म थी ये वाडू या ये वाडू, YEVADU। ये फिल्म मैंने कम से कम 10 बार खुद देखी है। एक तो रामचरण है, दूसरे पता नहीं अल्लू अर्जुन है या विजय, दूसरा हीरो, मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी और अक्सर सेट मैक्स पे ही मैं इसको देखा करता था। तो मुझे आज भी याद है वो पूरी फिल्म, कैसे एक हीरो की मौत हो जाती है और चेहरा भी उसका जल जाता है और फिर उस चेहरे को दूसरे हीरो का चेहरा दिया जाता है। ये कहानी थी, अच्छी कहानी थी। तो इत्तेफाक से ये फिल्म टीवी पे आ रही थी और स्वाति इस फिल्म को देख रही थी, ये वाडू। जब उसने इस फिल्म को देखा तो पहली बार उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि क्यों ना इस कहानी को असली ज़िंदगी में उतारूं और सेम ऐसे ही चीज़ करूं जिससे सुधाकर से भी छुटकारा मिल जाएगा और राजेश उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा। उसने ये बात राजेश को बताई। राजेश को भी आइडिया पसंद आया। इसके बाद इन दोनों ने करीब 20 बार इस फिल्म को देखा और इसकी हर बारीकी को समझा। जब सब कुछ हो गया तो फिर तय हुआ
कि इसी प्लॉट पे काम करते हैं। अब साजिश का अगला चरण ये था कि सुधाकर को जिंदगी से हटाना है और राजेश को जिंदगी में लाना है। 26 नवंबर 2017, 26 नवंबर 2017, बल्कि ये मैंने 18-19 बोला आपको, ये 15 और 17 की बात है। शादी के 1-2 साल बाद ये अफेयर शुरू हुआ था। तो 26 नवंबर 2017 का दिन चुना स्वाति और राजेश ने। संडे का दिन था और सुधाकर घर पे था, छुट्टी थी उसकी, और इसीलिए संडे चुना था। चूंकि स्वाति एक नर्स थी, उसे मालूम था कि बेहोशी की इंजेक्शन एनेस्थीसिया जो दी जाती है वो कैसे दी जाती है और कितनी दी जाती है, कितने में बेहोश होता है, क्योंकि अगर एनेस्थीसिया में आप ज़्यादा डोज दे दें तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो वो नर्स थी, संडे का दिन था, घर पे था सुधाकर। दोपहर में जब वो सो रहा था तब स्वाति ने उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया, एनेस्थीसिया का, उसी डोज के हिसाब से। अब सुधाकर बेहोश हो गया। उसे पता था कि अब ये कितनी देर बेहोश रहेगा, चूँकि बीवी नर्स भी थी। जब वो बेहोश हो गया तब उसने राजेश को घर बुलाया, राजेश घर आया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर वजनी चीज़ से सुधाकर के सर पे वार किया, और जब उन्हें यकीन हो गया कि सुधाकर मर चुका है, फिर उसके बाद लोहे के रॉड से बल्कि मारा था। वो पुलिस ने बाद में बरामद किया। तो जब सर पे वार करने के बाद उसकी मौत हो गई, उसके बाद फिर लाश को घर में ही रखा। संडे के दिन जब रात हो गई तो इनके घर के पास थोड़ी दूर पर जंगल था और सुनसान रहा करता था, वो उनकी बस्ती से थोड़ा हटकर। फिर दोनों ने गाड़ी में लाश रखी, जंगल में ले गए, और जंगल में ले जाकर एक गड्ढा खोदा, और उस गड्ढे को खोदने के बाद बाकायदा अपने साथ पेट्रोल ले गए थे और लाश को आग लगा दी ताकि कल को कोई सबूत ना मिले। अच्छा, जब इन्होंने कत्ल किया तो सर पे वार करने के अलावा चेहरे पे भी बुरी तरह वार किया, ताकि चेहरा, अगर ये लाश या कुछ हो जाए, गलती से मिल जाए, तो पहचान में ना आए कि मरने वाला कौन है। तो चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया गया। खैर, इसके बाद ले जाके पूरी लाश ही जला दी। और जब इन्हें यकीन हो गया कि अब लाश के सारे सबूत खत्म हो गए, फिर दोनों घर आते हैं। अब साजिश का अगला चरण पूरा करना था। सुधाकर का काम हो चुका था, अब सुधाकर की जगह राजेश को लेना था। लेकिन राजेश कैसे सुधाकर बने, तो यह आइडिया स्वाति और राजेश ने मिलकर चुना था। हालांकि इसमें राजेश थोड़ा सा हिचक रहा था, इसलिए कि इस दूसरे चरण को पूरा करने के लिए खुद राजेश को अब तकलीफ से गुजरना था, क्योंकि उसे एक नया चेहरा चाहिए था, और वो भी सुधाकर का ही चेहरा, प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए। तो पहले चेहरा बिगाड़ना ज़रूरी था, और ये किसी भी इंसान के लिए, उसे पता हो कि इस काम के लिए पहले मुझे इस तकलीफ़ से गुजरना होगा, मेरा चेहरा बिगड़ेगा, तो डर तो होता ही है। राजेश के अंदर भी था, लेकिन स्वाति ने उसको फिर समझाया कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ 30% तुम्हारा चेहरा जलाऊंगी। एसिड लेकर आई थी, नर्स थी, उसी हिसाब से उसने चेहरे के उस पोर्शन पे वो 30% एसिड, तेज़ाब राजेश के चेहरे पे डाला। उसे मालूम था कि 100% जलेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, 30% में यह है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगा। तो राजेश का चेहरा उसने 30% तेज़ाब से जलाया, राजेश की मर्जी के साथ। और उसके बाद जैसे ही चेहरा झुलसा, ये बात है अगले दिन मंडे की, यानी कि 27 नवंबर की। 26 नवंबर को पति का कत्ल, 27 नवंबर की सुबह। और उसके बाद फिर सीधे उसको लेकर अस्पताल भागती और जाकर कहती कि कुछ लुटेरों ने हमला किया था, और फिर वहाँ ले जाकर उसका नाम वही रखती जो अपने पति का था। तो प्लानिंग यही थी कि उसके बाद वो ठीक हो जाएगा और उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होगी, डॉक्टर को उसकी तस्वीर दिखाई जाएगी और उसी हिसाब से उसका सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये थी पूरी साजिश। बट इस साजिश में दूसरी चीज़ तो बाद में आई। पहली चीज़ ने जो शक का बीज बोया वो था वो मटन सूप, जो सुधाकर को अपनी माँ के हाथ का पसंद था, और ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए वो उस मटन सूप को पीने से कभी इनकार कर ही नहीं सकता था। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में जब उसने अपनी माँ का मटन सूप पीने से इनकार किया तो वहीं से उसके भाई को शक पैदा हुआ। अब सवाल ये था कि उसने मटन सूप क्यों नहीं पिया, जबकि उसे ये भी पता है कि चूँकि हर एक चीज़ बताई गई थी उसे, स्वाति ने ब्रीफ किया था अपने पति की कमज़ोरियों के बारे में, शौक़ के बारे में, सब कुछ, कि मटन सूप पसंद है। पर यहाँ इसलिए वो मार खा गया क्योंकि वो वेजिटेरियन था।
राजेश नॉनवेज नहीं खाता था और ये मटन सूप था, वो पी नहीं सकता था, और इसीलिए तमाम चीज़ें, तमाम ज़िद के बावजूद उसने इनकार कर दिया। और इस एक गलती ने उसके भाई के दिल में शक पैदा किया और फिर वो पुलिस तक गया, और फिर उस शक ने बहुत सारे शक पैदा किए उसके, फिर बातचीत, बर्ताव, बोलचाल, हर चीज़ में उसे लगा कि ये कोई और है, और यहीं से ये केस पुलिस तक पहुंची और फिर पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। तो ये थी कहानी तेलंगाना की। अब इस कहानी की दो चीज़ें हैं, एक पत्नी कैसे पहले अपने पति को रास्ते से हटाती है, और दूसरा जिसे वो अपना पति बना रही है, कैसे उसके चेहरे को खुद 30% एसिड से जलाती है। लेकिन ये सारी साजिश, सारी चीज़ें नाकाम रही। आखिर में सच सामने आया और स्वाति और राजेश दोनों अब पुलिस के कब्जे में हैं। इनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है, 302 का है। एक हंसता खेलता परिवार, एक अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी ज़रा सी गलती की वजह से बर्बाद हुई। और मैं कई बार पहले भी कई ऐसी कहानियाँ हुई जिसमें मैंने कहा कि अगर यहीं पे स्वाति और राजेश को वाकई शादी करनी थी और उन्होंने तय कर लिया था कि वो नहीं रहेंगे एक दूसरे के बिना, तो बड़ा आसान सा तरीका था। ठीक है, कुछ लोगों को बुरा लगता, लेकिन वो डिवोर्स ले सकती थी, कम से कम किसी के जान लेने का पाप करने से तो बच जाती। बट कई बार कहते हैं इश्क अंधा होता है, शायद इसीलिए ये मुहावरा है। तो ये थी कहानी।